अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 है, यूनिट नंबर 8 का थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर फ्रॉम 9th फिज़िक्स, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर 169 जो है आपकी बुक का है, उसमें देखें टेम्परेचर एंड हीट जो है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका ये पहला टॉपिक है, 8.1 है एक्सरसाइज का। लेक्चर नंबर 13 यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का मतलब है कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम 9th फिज़िक्स। तो 8.1 आर्टिकल जो है वो है टेम्परेचर और हीट का। सबसे पहले जो है हमने टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो है टेम्परेचर, थर्मल कांटेक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं जिनको हमने फर्दर जो है वो डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप जो हम इनको डिस्कस करना है और डिटेल में जो हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आज के टॉपिक जो हैं इनको हम डिस्कशन में हमने ले लिया है, ठीक है। जो आपका यूनिट नंबर 8 है, ठीक है, उसमें हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। पहले तो हमने पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ में थर्म यानी कि हीट किस तरह पॉसिबल हो रही है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें है टेम्परेचर, थर्मल कांटेक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को जो है हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और विद इन डिटेल्स जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। सो बी कॉन्शियस और इस लेक्चर को गौर से सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर में आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव आपसे शेयर की गई हैं। तो लिहाजा आप अपनी बुक से हटकर भी थोड़ी चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करें, उनको गौर से समझें कि आपको जो है बुक वाला असल में क्या चीज़ समझाना चाह रहा है। आप लोगों का मकसद रट्टा लगाना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो इसलिए चीज़ों को समझने के लिए आपसे बहुत अच्छी और बहुत मज़े की स्लाइड्स जो हैं वो शेयर की हैं, ताकि आप आराम से उनको देख सकें और गौर से उनको समझ सकें। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें पढ़ाऊँगी, आपने अपनी नोटबुक पे उसको नोट डाउन करना है, ताकि आपको आगे पढ़ने में, उसको समझने में मुश्किल ना हो। क्योंकि जब आप इन स्लाइड्स को पढ़ लेंगे, जो जो मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप अपनी बुक से रीड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तो पहला टॉपिक जो हमारा है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के हवाले से हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है, छोटी से छोटी चीज़ों को भी हमने डिस्कस करना है, ताकि हमारा टेम्परेचर के हवाले से जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसको हमने किस लिहाज से करना है, ठीक है, और किस लिहाज से हमने चीज़ों को कवर अप करना है। सो आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट है, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर समझा रही हूँ डिस्कशन के दौरान, आपने इनको गौर से सुने और इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें। अपनी बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 169, ठीक हो गया, और अपनी नोटबुक निकालें, ठीक है, और अपनी नोटबुक पे छोटे छोटे की पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। टेम्परेचर, टेम्प मीन हीट, ठीक है, और टेम्परेचर मीन दर्जे हरारत। रेचर जो है ये एक रेंज होती है कि किस रेंज पर, किस दर्जे पर टेम्प यानी कि हरारत हो, यानी कि किस दर्जे पे हरारत हो, उसको बोलते हैं दर्जे हरारत। ठीक हो गया, उर्दू में इसको बोलते हैं दर्जे हरारत और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हीट। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी, के एनर्जी की फ़्लो की सिमत को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, आपने एक लोहा है उसको गर्म किया था, उसका एक सिरा गर्म हुआ क्योंकि आपने उसके एक सिरे को फ्लेम पर रखा, उसका एक सिरा गर्म हुआ, दूसरा सिरा आपके हाथ में वो ठंडा है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको कैसे पता चला कि वो गर्म हो गया है? क्यों? क्योंकि आपने एक सिरे को जिस फ्लेम से गर्म किया था, अब वहाँ से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई कोल्ड की तरफ, ठंडे सिरे की तरफ। तो जब जो ठंडा सिरा था वो गर्म हो गया, तो आपके हाथ में हरारत महसूस हुई कि जी अब क्या है, ये टेम्परेचर है बहुत। फिर आप क्या करते हो, अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। इसका मतलब है कि आपने लोहे को गर्म महसूस किया था, आपने देखा कि जी लोहा गर्म हो गया, इसका मतलब उसमें क्या था, उसमें टेम्परेचर था, उसमें दर्जे हरारत था, ठीक हो गया। तो किसी भी एनर्जी की डायरेक्शन को जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का वो है केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर जो है ये एक बेस यूनिट है,
ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के हवाले से थर्मल कॉन्टैक्ट को और थर्मल इक्विलिब्रियम को। तो थर्मल कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ पे है डिटेल में पढ़ना है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है राब्ता, कनेक्शन, विद इन टच, ठीक है। और थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि एक बॉडी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक लोहे की, कि लोहा जो है आपने एक उसका टुकड़ा लिया, एक सिरे को आपने फ्लेम पर रख दिया गर्म होने के लिए, उसका दूसरा सिरा जो ठंडा वो आपके हाथ में है, तो वो एक ही बॉडी है, तो वो एक ही लोहा। क्या है कि गर्म हिस्सा जो था वहाँ से एनर्जी पास हुई ठंडे हिस्से की तरफ आ गई और वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया। इसका मतलब है कि दो सिरे थे, एक ठंडा था एक गर्म था, लेकिन बॉडी क्या थी, एक थी। यानी एक लोहा था, उसके दो सिरे थे, एक ठंडा था जो आपके हाथ में था और जो दूसरा है वो गर्म था जो कि फ्लेम पर था। अब क्या हुआ कि एक गर्म एक ठंडा, अब ठंडे ने भी गर्म होना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। इसका मतलब है कि बॉडी एक है लेकिन कनेक्शन दो में, ठीक है। दो कनेक्शन मिलकर एक बॉडी बना रहा है, तो इसको बोलते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट। यानी कि एक बॉडी के गर्म होने से दूसरी बॉडी का ठंडे, जो ठंडी है उसका भी गर्म हो जाना, उसको बोलते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट। यानी कि हीट ने दोनों बॉडीज़ को गर्म कर दिया, उनमें कनेक्शन आ गया, उनमें कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद है इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि थर्म मीन्स हीट, इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल यानी कि बराबर। या अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि थर्म हीट इक्विलिब्रियम बराबर। इसका मतलब है कि हीट का बराबर होना, हीट का क्या होना, बराबर होना। अब हीट कहाँ पे बराबर होगी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर आप जितने भी दर्जा हरारत प्रोवाइड कर दें, चाहे आप वहाँ पर जितनी भी हीट प्रोवाइड कर दें, लेकिन वो हीट हर सिस्टम में क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन जैसे हम देखेंगे, ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर, कि सिस्टम के तमाम पार्ट्स, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है इक्वल होना चाहिए, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, हमने उसकी एनर्जी यानी कि एनर्जी जिस हिस्से में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, हमने उसको भी क्या कंसीडर किया, हम इसको टेम्परेचर कंसीडर कर लिए। यही तो टेम्परेचर होता है। अब देखें, शुमाली पहाड़ी इलाके जाते हैं जैसे कि मरी है, कोयटा वगैरह, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। हम जो है मैदानी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं। जब गर्म हवाएं वहाँ पर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट हो गए। उन्होंने दो बॉडीज़ जो थी, अब वो क्या हो गई हैं कि अब उनमें दोनों में जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, सॉरी, थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज़ डिफरेंट हैं। हम लोग मैदानी इलाका जात में रहते हैं और वो लोग शुमाली पहाड़ी इलाका जात में रहते हैं। दोनों के बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, बट दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, बराबर होने जा रहा है, क्योंकि सारी मैदानी इलाकों से जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडे इलाकों की तरफ जा रही हैं। और थर्मल कॉन्टैक्ट भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि दर्जा हरारत एक बॉडी से जब दूसरे, एक बॉडी के एक हिस्से से उसी बॉडी के जब दूसरे हिस्से पे जाती है, उसको बोलते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट। यानी कि उस हीट ने उस एक ऑब्जेक्ट के दोनों सिरों को आपस में कॉन्टैक्ट कर लिया है, उसको कनेक्ट कर लिया, राब्ता कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्म का मतलब होता है हीट, इक्विलिब्रियम बराबर, यानी कि तमाम सिस्टम्स में एनर्जी यानी कि टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आपकी ये स्लाइड तो हो गई कवर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। उससे पिछली स्लाइड को मैं आपको दोबारा कवर करवा देती हूँ। टेम्परेचर जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, टेम्प से, थर्म से, थर्मोडायनेमिक्स से। इसका मतलब होता है हीट। इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। इसका ये है एक बेस यूनिट, क्योंकि टेम्परेचर जो है जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड होती है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक हो गया। थर्मल कॉन्टैक्ट यानी कि एक बॉडी उसके दोनों ही सिरों को आपस में जोड़ना, उसको बोलते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम आपको दिया जाए वहाँ पर जो हीट प्रोवाइड करें वो सेम हो, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है टेम्परेचर की प्रॉपर डेफिनेशन। टेम्परेचर समटाइम्स कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को आम तौर पर यानी कि बाज़-औक़ात हम उसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलते हैं। उसको हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखें यहाँ पे थर्मोडायनामिक, डायनामिक, थर्म, यानी कि थर्मो का मतलब है थर्म्स यानी कि हीट, ठीक है। तो टेम्परेचर, टेम्प का मतलब ही हीट है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के मायने, दोनों के मीनिंग्स क्या हैं,
हीट के मायने में आते हैं, टेम्परेचर के मायने में आते हैं, दर्जे हरारत के मायने में आते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए टेम्परेचर sometimes called thermodynamic temperature, it is a measure of the average kinetic energy of the particles in a system। अब मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी आप सिस्टम आपको दिया जाए लेकिन उसमें क्या है कि टेम्परेचर जो है वो सेम, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है उस सिस्टम में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है। और एडिंग हीट टू अ सिस्टम काजेस टेम्परेचर टू राइज टेम्परेचर। अब देखिए मैंने आपसे कहा थर्मल इक्विलिब्रियम में एक ऐसा सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर टेम्परेचर आप जितना भी प्रोवाइड करते हैं उस सिस्टम के अंदर वो टेम्परेचर जो है वो तमाम सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं ना उसमें सेम होना चाहिए। और उस सिस्टम में कौन सी एनर्जी, उस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी। अब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसलिए है और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम में इसलिए है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है। सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी की मौजूदगी वो ये जाहिर कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस के मालिक्यूल्स, उसके एटम्स उतनी तादाद से एक दूसरे से रैंडमली मूव करेंगे और उस दौरान जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दरअसल मोशन को शो करती है। तो जाहिर सी बात है गैस के जितने भी एटम्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, वो जब रैंडमली मूव करेंगे उनमें मोशन आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है टेम्परेचर आर कॉमनली मेजर्ड इन द केल्विन आर सेल्सियस स्केल्स विद फ़ारेनहाइट स्टिल इन द कॉमन यूजेस। अब हमने देखा कि टेम्परेचर जो है हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। हर चीज़ को कुछ ना कुछ उसको सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ हमने इकदाम ज़रूर किए। इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल्स बनाए गए। उसमें सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। इन स्केल्स की मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है सेल्सियस में कितने अमाउंट में है, फ़ारेनहाइट में कितनी अमाउंट में, केल्विन में कितनी अमाउंट में है। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो टेम्परेचर होता है इसको बाज़ औक़ात हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बोलने की असल वजह ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब भी हीट है, दर्जा हरारत, और टेम्परेचर का मतलब भी हीट और दर्जा हरारत। जब दोनों के मायने सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों को हम एक जैसा भी कह सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं और थर्मोडायनेमिक्स को हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम जो आपको पढ़ाया था पिछली स्लाइड में, मैंने आपसे कहा था कि एक सिस्टम है लेकिन उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में जो टेम्परेचर है ना वो सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने उसको बोला थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बराबर होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो सिस्टम है उसमें जस्ट काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस के जो मालिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो जहाँ पर मोशन का वर्ड आ जाता है वहाँ पर जस्ट काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिस्टम के अंदर जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी भी सही तो सिर्फ जस्ट थोड़ी सी अमाउंट में, क्योंकि वो तो स्टोर हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी तो मूव करवाने में मदद करती है। तो जहाँ पर मोशन होगी, जहाँ पर मूवमेंट होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और टेम्परेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी जो वो कम होती है। काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली रिलेशन है। अब आपने अपनी नोटबुक पे क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, जस्ट आपको यहीं तक बताना था। उसके अलावा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्पेशल स्केल्स बनाए गए जिसको बोलते हैं केल्विन और सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल को हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक हो गया। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन अबाउट टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम टेम्परेचर की किस तरह वजाहत कर सकते हैं। तो आपके सामने ये काफ़ी सारे जो है थर्मामीटर आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं। राइट साइड पे देख लें, लेफ़्ट में देखें, बिटवीन देख लें, दोनों पिक्चर्स के दरमियान में देख लें। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। उन टेम्परेचर्स को यानी कि टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। थर्मो मीन्स हीट और मीटर मीन्स मेजर करने वाला। तो यानी कि हीट को मेजर करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टेम्परेचर को हम किससे मेजर करवाते हैं, थर्मोमीटर से।
किस लिए करवाते हैं? क्योंकि थर्म का मतलब हीट और मीटर का मतलब मैयर करने वाला। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मैयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। उसके बाद है नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे डिटेल में हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। मोस्ट साइंटिस्ट मैयर टेम्परेचर, जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने टेम्परेचर को मैयर किया, उन्होंने टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत की क्या की? पैमाइश की, यूजिंग द सेल्सियस स्केल एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब क्या है कि सेल्सियस स्केल को भी उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि थर्मोडायनेमिक्स भी हीट को ही, हमने बोला था ना कि टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर भी उन्होंने दोनों ने क्या क्या यूज़ किया। और केल्विन स्केल विच इज़ द सेल्सियस स्केल ऑफ सेट टू द नल सेट। अब देखिए जो केल्विन स्केल है ना उसको हम बोलते हैं ज़ीरो केल्विन, और हमारी ज़मीन की सतह पर जो ज़ीरो केल्विन एग्जिस्ट करता है, अगर ज़ीरो केल्विन से ज़्यादा हो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमारी ज़मीन पर जस्ट कौन सा केल्विन स्केल कितनी डिग्री में जो है एग्जिस्ट करेगा? ज़ीरो। ठीक हो गया। ज़ीरो केल्विन को हम -273.15 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो। सेल्सियस स्केल का दूसरा नाम है केल्विन यानी कि ज़ीरो केल्विन, और ज़ीरो केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं। तो जहाँ तक आपके पास टेम्परेचर के हवाले से जितने भी मैंने वजाहत आपको बताई वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है, कि मैं आपसे दोबारा भी इसको क्लियर करवा देती हूँ ताकि आपको अगली स्लाइड्स में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपको पिछली स्लाइड्स क्लियर होंगी तो ज़ाहिर सी बात है अगली स्लाइड्स को पढ़ने में आपको क्या होगा? मज़ा आएगा। तो टेम्परेचर को मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? थर्मोमीटर। थर्म्स मीन हीट और मीटर मीन्स मैयर करने वाला, ठीक होगी, यानी कि मैयरर। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मैयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। ये सारे डिफरेंट जो है थर्मामीटर यहाँ मैंने दिखाए हैं, आप इनमें से कोई भी इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी बुक पर, लेकिन लाजमी बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो था कि टेम्परेचर को मैयर करने के लिए स्केल बनाए गए जिसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल यानी कि केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरी बात ये कि टेम्परेचर मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। टेम्परेचर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब टेम्परेचर आएगा ना तो आपने क्या करना है? आपने टेम्परेचर के हवाले से उसकी डेफिनेशन देनी है, उसकी एग्जांपल देनी है। इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर को मैयर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए या ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपने लिखना है थर्मोमीटर, क्योंकि थर्मोमीटर ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को क्या करती है? मैयर करती है, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम में तमाम जो है मतलब टेम्परेचर वो सेम है, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बताइए कि उस सिस्टम में कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी? तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतनी गैस के मालिक्यूल्स में मूवमेंट ज़्यादा, और जहाँ पर मूवमेंट का वर्ड आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल है टेम्परेचर की, हम उसको पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू से दैट अ गिलास ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ होटर देन द आइसक्रीम। अब देखें एक गिलास था, गिलास के अंदर जो पानी था वो बहुत गर्म था, ठीक हो गया। अब गिलास के एक गिलास है उसके अंदर गर्म पानी है और जो दूसरा बाउल है उसके अंदर आइसक्रीम है। तो गिलास वाला जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू जो बोल में आइसक्रीम है, ठीक हो गया। बी केयरफुल, एहतियात करें। आइसक्रीम इज़ आवर रेफरेंस मैटर। आइसक्रीम जो है हमारा एक ऐसा मैटर है जो रेफरेंस बता रहा है कि जी मैं कोल्ड हूँ, मैं ठंडा हूँ, और जो सामने गिलास में जो आपने मिक्सचर डाला हुआ है, जो गिलास में पानी है वो तो गर्म है। तो आइस से हमें पता चला ना कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। वो मैयर द टेम्परेचर ऑफ मैटर्स विद द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन आ गई है प्रॉपर कि टेम्परेचर को मैयर करने के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट या कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: सेल्सियस थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर एंड केल्विन थर्मोमीटर। अब देखें, अभी आप सोच रहे थे कि सेल्सियस को तो हम केल्विन बोलते हैं, पीछे वाली स्लाइड में यही कहा है ना मैंने कि सेल्सियस या केल्विन, तो फिर यहाँ पे हम 3 टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे तो 2 टाइप्स का होना चाहिए था, एक सेल्सियस या केल्विन हो गया, एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। यानी कि यहाँ तो हमने जस्ट 2 टाइप्स को पढ़ना चाहिए था ना, एक सेल्सियस या फ़ारेनहाइट।
ठीक है, या केल्विन या फ़ारेनहाइट, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन दोनों एक ही हैं। नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर देखो कन्वर्जन, अब आप कन्वर्जन जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्सियस जो है वो केल्विन में कन्वर्ट होगा, जो केल्विन है वो सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपने ये देखना है कि जो केल्विन है वो कभी भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट नहीं होता, ना फ़ारेनहाइट केल्विन में कन्वर्ट होता। फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट हो सकता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन कभी केल्विन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कि केल्विन को हम क्या बोलते हैं, सेल्सियस बोलते हैं, क्योंकि केल्विन जो है वो सेल्सियस में कन्वर्ट होता है ईजीली। अच्छा, अगर आपसे पूछी जाए डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, तो आप क्या बताएंगे? टेम्परेचर की डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, टेम्परेचर की डायमेंशन नहीं होती। टेम्परेचर इज नॉट कंसिडर्ड अ डायमेंशन। टेम्परेचर को जो है हम यानी कि एक डायमेंशन जो है वो कंसिडर नहीं करते इन द सेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस या टाइम के तौर पर हम टेम्परेचर को जो है एक डायमेंशन जो है वो कंसिडर नहीं करते। टाइम या स्पेस के हवाले से जब हम टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज इट डज़ नॉट इजीली मिक्स विद द स्पेस एंड टाइम इन एनी वे। ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर को अगर हम टाइम से देखें या टेम्परेचर को हम स्पेस से देखें, टेम्परेचर जो है वो इजीली मिक्स नहीं होता स्पेस में, और ना ही टेम्परेचर इजीली मिक्स होता है टाइम में। जब वो टाइम में इजीली मिक्स नहीं हो रहा, वो स्पेस में इजीली मिक्स नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हम उसकी डायमेंशन को मेजर नहीं कर सकते, हम उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप डायमेंशन बताएं टेम्परेचर की, तो आपने ये कहना है कि टेम्परेचर की कोई डायमेंशन नहीं होती। वो इसलिए, उसकी रीज़न बतानी है कि टेम्परेचर जो है वो इजीली मिक्स नहीं होता, ना स्पेस में ना ही टाइम में। और जो है टेम्परेचर, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। टेम्परेचर को मैंने देखिए टॉपिक एक था टेम्परेचर, जस्ट मैंने उसको आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, वो इसलिए ताकि आपको हर चीज़ पता हो। जब आप अपनी बुक को रीड करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो मिस हो गई होगी या कोई भी चीज़ आपको नहीं आती होगी। आप कहेंगे जी बुक में तो इतना थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन जो मैम है उन्होंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया, डिटेल में पढ़ा दिया। तो इसका मतलब है कि आपको टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी बात को लेके। अगर आपसे कोई टीचर है, कोई बंदा है, कोई आपसे पूछ रहा था जी टेम्परेचर की डायमेंशन बताएं, तो आप क्या बताते? आप बिल्कुल भी ना बता पाते कि भाई टेम्परेचर की डायमेंशन होती है या नहीं होती। तो जैसी बात है, आपको इजीली आना चाहिए कि टेम्परेचर की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर जो है ये टाइम और स्पेस में इजीली मिक्स नहीं होता। अब आ जाती है बात एनर्जी। एनर्जी में जो है हम ये डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। फोर्थ पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन है वो आपकी बुक से मैं रीड कर देती हूँ, ताकि आपको पता हो कि जी हमने बुक को भी साथ साथ टच किया हुआ है और आपको साथ साथ स्लाइड्स में इसके की पॉइंट्स बता रहे हैं, ताकि आपको इजीली लेक्चर जो है वो कवर हो जाए और आपको पता चले जी आज के टॉपिक में हमने बुक में से यूनिट नंबर 8 में से ये इन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग जाएंगे तो आपको पीछे चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपसे 8.1 जो है ना, पेज नंबर 169 पे हमने टेम्परेचर और हीट को डिस्कस करना था। टेम्परेचर को तो हमने डिस्कस कर लिया था विद इन डिटेल। अच्छा जी, अब हम हीट को ना थोड़ा सा टच कर लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जी के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। हीट, पेज नंबर 169 पर पेज पर आपके पास हीट की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आप देखें। Heat is the energy that is transferred from one body to the other in internal contact with each other as a result of difference of temperature between them। ये लाइन यकीनन आपको समझ में नहीं आई। उसके कहने का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक तरफ से वो गर्म है, दूसरी तरफ से वो ठंडा है, क्योंकि एक सिरा आपने फ्लेम पर रखा हुआ है, दूसरा सिरा आपके हाथ में। इसका मतलब है कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। एक सिरा गर्म है, दूसरा सिरा ठंडा है, ठंडे वाला सिरा आपके हाथ में है और जो गर्म वाला सिरा वो फ्लेम पर है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस है उनके टेम्परेचर का। अब आप जो फ्लेम से उस एक सिरे को गर्म कर रहे थे, अब वहाँ से हीट ने ट्रांसफ़र होना है, एनर्जी ने ट्रांसफ़र होना है
अब वो आ रही है ठंडे सिरे की तरफ। इसका मतलब है कि पूरा लोहा जो है वो गर्म हो गया, ठंडे वाला हिस्सा भी गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल कांटेक्ट था। कांटेक्ट का मतलब राब्ता था कि एक चीज़ गर्म हुई है तो ज़ाहिर सी बात है अगली चीज़ ने तो वैसे ही गर्म हो जाना है, क्योंकि बॉडी जो एक है, बॉडी दो तो नहीं है। जब बॉडी एक है, ठीक है, जब एक सिरा गर्म हो रहा है तो वैसे उसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इंटरनल कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। अब एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट। तो यहाँ से अब डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है विद इन इंटरनल कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। उस एक ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी है वो आगे पास आउट हो रही है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है। तो यानी कि वन पार्ट से अदर पार्ट की तरफ वो ट्रांसफ़र हो रही है, उसको बोलते हैं हीट। तो पेज नंबर 169 पर जो आपके पास हीट की डेफिनेशन थी वो जो हो गई है क्लियर। Heat is the energy that is transferred from one body to the other in thermal contact with each other as a result of difference of temperature। तो यहाँ से आपको लाइन जो है आपकी बुक से पेज नंबर 169 पर जो आपके पास लास्ट में डेफिनेशन है रेड ब्लॉक में, जी वो हो गई है क्लियर। मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी भी है, ये एक एनर्जी जो है ये हीट की फॉर्म से एक एनर्जी जो ये आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है। एनर्जी जो है ये सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। इन दोनों का सम मिलके बना देते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी टोटल है एक एनर्जी, उस एनर्जी के अंदर है एक इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के आगे दो जो है उसमें कम्बिनेशन आ जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी की, एक पोटेंशियल एनर्जी की। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंबाइन होती है तो क्या मिलकर बनाती हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी जो है ये डिपेंड कर रही है मोस्टली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर। तो जी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। द सम, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी की जब आपको डेफिनेशन आएगी तो आपके पास ये चैप्टर जो है ये भी इजीली क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, कि एटम्स के साथ जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट किया गया है, यानी कि एटम्स के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो एसोसिएट किया गया है, इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैं एंड पार्टिकल्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यानी कि किसी भी गैस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम कंबाइन करते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो वो निकलता है इक्वल इंटरनल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम नीचे वाला पैराग्राफ जो पेज नंबर 170 पे वो डिस्कस कर रही हैं। ठीक है। Internal energy of body depends upon the factors such as the mass of the body, kinetic, potential energy of molecules। अब mass of the body का मतलब ये है कि हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डबल होगी तो mass डबल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मास पर ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी पर करेगी और पोटेंशियल एनर्जी पर। अब जो है हम डिस्कस करते हैं डिटेल में काइनेटिक एनर्जी को, उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी को। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को हम जो है वो कर लेते हैं डिस्कस। पेज नंबर 170 पर आपकी बुक यूनिट नंबर 8 9th क्लास देखें, जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पेज नंबर 170, यानी कि थर्मोमीटर से ऊपर वाला पैराग्राफ जो कि ब्लैक लाइन से लिखा गया उसको गौर से देखें। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन अ फैक्टर सच एज द मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन से रिलेटेड बात करेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्टोरेज से रिलेटेड बात करेगी। जहाँ पर मूवमेंट होगी, जहाँ पर मोशन होगी, वहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। और जहाँ गैस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से देखें बुक में से पेज नंबर 170 पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इट्स मोशन। देखा लाइन आ गई ना, ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है।
विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि गैस के एटम्स मालिक्यूल्स के मोशन में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर की वजह से। मैंने आपसे कहा था जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मोस्टली डिपेंड किस पर कर रही है, टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जितना टेम्परेचर कम उतना काइनेटिक एनर्जी कम। तो इसका मतलब है कि दोनों में रिलेशन कौन सा हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैंने यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ऐसी फोर्स जो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि दोनों एटम्स को आपस में जोड़े रखने वाली जो फोर्स उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि इंटर मीन बिटवीन, दरमियान, और मालिक्यूल्स मीन मालिक्यूल। मालिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्स हो गई, इंटर मालिक्यूल फोर्स। अब इंटर मालिक्यूल फोर्स ने जब दोनों मालिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा तो जैसी बात है वहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई। उस स्टोर हुई हुई एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक तो जो था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताना है कि टेम्परेचर पढ़ा हमने, हीट पढ़ा, ठीक है, हमने एनर्जी को उसको डिटेल में पढ़ लिया, उसकी इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको मैं जस्ट ये बता दूं कि जो आपसे एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है एक तो हीट। ठीक है, हीट जो है एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो भी एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एनर्जी जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने कोई लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अभी इसमें से नहीं बताया हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है ये एक शार्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने लिखनी है इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद आपने इसकी लिखनी है टाइप्स, यानी कि इंटरनल एनर्जी की टाइप्स कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट देना है और आपने बताना है कि जब गैस के एटम्स यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनमें मोशन आती है टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जब दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पूरा एक शार्ट क्वेश्चन जो था हमने अच्छे तरीके से और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं बताई गई, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल इसलिए बताई है ताकि आपके पास नॉलेज हो। दूसरा, आप अपनी बुक पर इसको नोट डाउन करें और अच्छे से पेपर इस हवाले से अटैम्प्ट करना कि कभी भी अगर आपके पास शार्ट क्वेश्चन आ जाए इन टॉपिक्स में से जो मैंने आपको पिछले फर्दर लेक्चर्स में पढ़ाया था, चाहे मैंने चैप्टर 1 आपसे डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अब ये 8, तो मैंने आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल से बताई और बिल्कुल क्लियर बताई कि जी आपने इन चीज़ों को इस लिहाज से समझना है और उसको पढ़ना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे तो आपको पीछे चीज़ें जो हैं वो कवर होनी चाहिए। तो यहाँ तक का जो लेक्चर था वो जस्ट हमने शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से डिस्कस किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को आप जितना क्लेरिफाई करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आप सोच रहे हो कि जी ये तो शार्ट क्वेश्चन था लेकिन मैम ने जो है वो हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बता दिया। नहीं, मैं आपको लास्ट में इसलिए बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करें, नहीं, आपने चीज़ों को गहराई से और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने वैसे ही तैयार करना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था ये हमारा ख़त्म हो गया है। हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए, हमने हीट, हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया। ठीक है, हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर ली। इंटरनल एनर्जी बोलते हैं ना सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस करना है, हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस कर लिया। ठीक होगी, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी डिस्कस कर लिया। हर एक छोटी छोटी चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। हमने थर्मल कॉन्टैक्ट को डिस्कस कर लिया, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम को। तो आपके इस एक पेज में से मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ये मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से टॉपिक जो थे हमने डिस्कस कर लिए, किस तरह हमने इसको पढ़ा और किस तरह हमने इसको समझा। तो सारी चीज़ें जो हो गई हैं वो यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो था आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कोई कमी बेशी रह गई, क्योंकि मैंने आपसे हर चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कस की,
ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class. Today is our lecture number 13, unit number 8, and now we are discussing the about thermometer. थर्मोमीटर का जो हमने वर्ड है वो हमने पिछले लेक्चर नंबर 13 में टेम्परेचर में यूज़ किया था कि टेम्परेचर को मैयर करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि टेम्परेचर को मैयर कर सके। उस वहाँ पर हमने लिखा था थर्मोमीटर। हमने तो जस्ट वहाँ पे थर्मोमीटर का नाम यूज़ किया था। अब हम थर्मोमीटर को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको हर चीज़ जो है वो क्लेरिफाई करेंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे ताकि आपको हर चीज़ के हवाले से नॉलेज हो, आपको हर चीज़ जो है वो इस चैप्टर के लिहाज से क्लियर हो। पॉइंट टू पॉइंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिलीवर आपको करते जाएंगे। तो आज हम जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट है थर्मोमीटर। थर्म का मतलब होता है हीट, मीटर मैयर करने वाला। इसका मतलब है कि टेम्परेचर यानी कि थर्म को मैयर करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक हो गया। पेज नंबर 170 अपनी बुक का ओपन करें। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपकी बुक का चैप्टर है, यूनिट नंबर 8 है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 170। थर्मोमीटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 8.2 आर्टिकल है आपकी बुक का, 9th फिज़िक्स। आज जो हम थर्मोमीटर को हम जस्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्मोमीटर कहता क्या है, थर्मोमीटर का वर्क क्या है, वो काम कैसे करता है, उसके इस्तेमाल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके स्केल्स क्या हैं। जी हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास थर्मोमीटर के आगे है डेफिनेशन। अ थर्मोमीटर डेफिनेशन सीखें, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैयरिंग टेम्परेचर। देखा मैंने आपको पिछले लेक्चर में जस्ट इसका हिंट दिया था, अब मैंने पूरी डेफिनेशन यहाँ पर आपको क्या कर दी, अपलोड कर दी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैयरिंग टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, चलें अब आपकी बुक से भी ज़रा हम इसको पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 170 अपनी बुक का पेज खोलें। 8.2 आर्टिकल है थर्मोमीटर, उसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 170 पे, आ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मैयर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर। ये यानी कि एक ऐसा आला जो किसी बॉडी को यानी किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्म्स मीन हीट, ठीक है, और मीटर मीन मैयर यानी कि हीट को मैयर करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्ले रोल करता है टेम्परेचर की पैमाइश के लिए, उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की डेफिनेशन जी आपको बुक से और स्लाइड्स दोनों से कवर हो गई। उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यही पैराग्राफ जो हम इसको फर्दर इसको पढ़ लेते हैं। थर्मोमीटर से आगे एक पैराग्राफ है, सम सब्सटेंसेस हैव प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद द टेम्परेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जैसे चेंज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू हो जाती है। सब्सटेंसेस दैट शो अ चेंज विद द टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मटेरियल जो है वो थर्मोमीट्रिक यूज़ हुआ हो, यानी कि उसके अंदर हीट वाले मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वो मटेरियल्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो मटेरियल खुद ब खुद वो मटेरियल जो है वो तो टेम्परेचर से मिलके बने हुए, इसलिए तो हम उसको बोल रहे हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल। यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसके मटेरियल है, अगर वो थर्मोमेट्रिक मटेरियल से बने गए हैं यानी कि टेम्परेचर के ही मटेरियल से बने गए हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वो मटेरियल का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सम चेंज इन देयर कलर्स, सम चेंज इन देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जैसे जैसे सब्सटेंस को हम हीट करते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, उनके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, उनके कलर में चेंजिंग आती है, उनकी शेप में चेंजिंग आ जाती है। साल्ट्स अबाउट लाइक लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैस, इनको जो हम डिस्कस में थर्मोमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जो आपसे दोबारा क्लियर कर लेते हैं। थर्मोमीटर, thermometer is used to see if you have a fever or tell you how cold it is outside। देखें थर्मोमीटर जो है आपने थर्मोमीटर को अक्सर देखोगे, ये पतली सी एक शीशे की तरह की गिलास होती है। जब आपका बाहर से बॉडी टेम्परेचर तो बिल्कुल होता है ठंडा, अंदर आपके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के वो होते हैं गर्म।
लेकिन आपको अब देखें सामने वाला आपको कह रहा है कि जी आपको बुखार नहीं है, लेकिन फिर आप कहते हो अक्सर आपने अपने आप को फ़ील किया है, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अल्फाज यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको जो सामने वाला बंदा है वो कह रहा है कि आपको बुखार नहीं है, उसने आपके हाथ को, आपके माथे को, आपके फेस को टच किया, वो तो कह रहा है भाई आप तो ठंडे हैं। लेकिन फिर आप उसको कहते हो नहीं यार, मैं मेरा माथा ठंडा है, मेरा फेस ठंडा है, मेरे हाथ पाँव ठंडे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुखार नहीं है। मुझे ना अंदर से गर्माइश आ रही है कि मुझे बुखार है। फिर जो आप आला यूज़ करते हो अपने जिस्म का, अपने बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए, वो आला आप अपनी ज़बान के साइड पर रखते हो, थोड़ी देर रखते हो। फिर जब आप उस आले को यानी कि उस गिलास को, थर्मोमीटर जिसको हम बोलते हैं, जब आप उसको बाहर निकालते हो, फिर आपको पता चलता है जी आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इतनी पैमाइश पर था। फिर आपको पता चलता है जी हमें बुखार है। बाहर का टेम्परेचर नहीं, इंटरनल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है वो थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेड अप ऑफ थर्मो हीट एंड मीटर मेजरिंग डिवाइस। मैंने आपको यहाँ से भी क्लियर कर दिया, थर्मो मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस, यानी कि मेजर करने वाला आला। द मीनिंग ऑफ द वर्ड थर्मोमीटर इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि थर्मोमीटर का जो वर्ड है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आ, तो आपको ये समझ में आने वाला वर्ड है। ठीक है। थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्रीज अकॉर्डिंग टू आइदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है या तो सेल्सियस के केस में या फ़ारेनहाइट के केस में। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की कितनी टाइप्स हैं ये पढ़ लेते हैं। अब देखिए आपकी बुक में नहीं है, जस्ट मैं आपको क्या है ताकि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है। कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर जो है ऐसा थर्मोमीटर यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर को मेजर करने वाला आला जो कॉन्टैक्ट हो, जो राब्ते में हो, नॉन कॉन्टैक्ट जो राब्ते में ना हो। तो कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर जो है इसमें है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। अब देखें पेज नंबर 171 पेज है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 8, नाइन्थ फिजिक्स, नाइन्थ क्लास। लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट्स। आपकी बुक का जो यूनिट है यूनिट नंबर 8, उसमें चैप्टर नंबर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसका पेज ओपन करें 171। 171 पर ऊपर एक हाइडिंग दी गई है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। अब देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। आपको पता है कि आपको अगर मैं फ़र्ज़ करो ये स्लाइड में आपको ना बताती तो क्या आपको पता चलता है कि लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर जो यहाँ पर हाइडिंग दी गई है, आइदर ये कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर की टाइप, यानी कि आइदर ये कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है। तो लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर जो आपके पेज नंबर 171 पर दिया गया है, ये जो है थर्मोमीटर की टाइप्स में से है कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, जिसको हम बोलते हैं। कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर में आते हैं लिक्विड इन गिलास।
पेज नंबर 171 पर है लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स। इसको जस्ट मैंने अच्छा, उसके बाद जो है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। अब देखिए पेज नंबर 171 पर ऊपर जो है एक पॉइंट लिखा हुआ है लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। उसको जो है हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। अ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब। कि गिलास थर्मोमीटर में एक ऐसा लिक्विड होता है, ठीक है ना। थर्मोमीटर एक ऐसा बल्ब रखता है विद लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। अब आपको थर्मोमीटर की मैंने शेप दिखाई थी, अब अपनी बुक में भी जो है वो देख लें, शेप देख लें। थर्मोमीटर रखा हुआ है, यहाँ पे मरकरी है उसके अंदर। तो लेफ़्ट साइड पर बल्ब लिखा हुआ है, तो वो देखें आप बिल्कुल जो कैपिलरी ट्यूब जा रही है अंदर की तरफ, बिल्कुल लंबी सी पतली हो रही है राइट साइड पर आकर, लेकिन शुरू में लेफ़्ट साइड पर कितनी है, मोटी है, बल्ब की तरह है। अ सूटेबल लिक्विड इज़ फिल्ड इन द बल्ब। उस बल्ब के अंदर एक सूटेबल लिक्विड भरा जाता है, उस लिक्विड को बोलते हैं मरकरी। अ सूटेबल लिक्विड इज़ फिल्ड इन द बल्ब व्हेन द बल्ब कॉन्टेक्ट्स अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब एक बल्ब, अब देखिए अक्सर आपने देखा होगा थर्मामीटर से जब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं, आप कभी भी थर्मामीटर का पीछे वाला हिस्सा अपनी टंग के नीचे नहीं रखते, अपनी ज़बान के नीचे नहीं रखते। आप थर्मामीटर का कौन से वाला हिस्सा अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं, जो थर्मामीटर का आगे वाला हिस्सा जो होता है बल्ब की तरह होता है, मोटा सा होता है, उसको आप अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस बल्ब के अंदर एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि टेम्परेचर को कैच करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, आपकी इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को कैच करता है, और वो लिक्विड वहाँ तक जाता है, उस पॉइंट तक जाता है जहाँ तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, और फिर आपको पता चलता है जी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है और इस लिक्विड ने यहीं तक ही गया है, इसका मतलब है कि हमें इतना बुखार है, ठीक है। तो इस बल्ब के अंदर क्या रखा होता है, एक लिक्विड रखा हुआ होता है, एक्सपेंड्स एंड राइज इन द ट्यूब। और ये ट्यूब में तब एक्सपेंड होता है, तब राइज होता है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो लिक्विड जो उसके मुताबिक जो है वो आगे जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है द ग्लास स्टेम ऑफ अ थर्मोमीटर इज थिक एंड एक्ट एज सिलेंड्रिकल लेंस। दिस मेक्स इट इजी टू सी द लिक्विड लेवल इन द गिलास ट्यूब। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है मरकरी फ्रीजेज एट। ऑब्जेक्टिव आपके पास आती है, आपके बोर्ड में भी आपसे पूछी जाती है कि मरकरी जो है वो फ्रीज होती है। आपने लिखना है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। कि मरकरी जो है वो कितने फ्रीजिंग पॉइंट पर आकर फ्रीज होती है, -39 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए कि मरकरी बॉयल्स कब होती है, तो आपने लिखना है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास आ गए दो की पॉइंट। मरकरी हैज़ ऑल द थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी लिस्टेड अबव। मरकरी के अंदर जो है तमाम थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि थर्मोमीट्रिक मटेरियल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था। थर्मोमीट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से अपने आप को चेंज करते हैं। टेम्परेचर का जब उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो मटेरियल भी है खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्मोमीट्रिक यानी कि वो टेम्परेचर वाले मटेरियल से मिलकर बने। तो मरकरी के साथ भी यही हिसाब है कि वो टेम्परेचर वाले मटेरियल से मिलकर बना है। इसका मतलब है जैसे टेम्परेचर राइज़ करता है वो मरकरी जो है वो भी एक्सपेंड करना, बॉयल्स होना
शुरू हो जाती है। उसके बाद है मरकरी इन गिलास, थर्मोमीटर्स आर वाइडली यूज इन लेबॉर्ट्रीज। गिलास के अंदर जो मरकरी होती है, यानी कि थर्मोमीटर जो गिलास के अंदर जो मरकरी होती है, वाइडली लेबॉर्ट्री में उसको यूज़ किया जाता है, क्लिनिक्स वगैरह में, यानी कि मेडिकल के जो भी शोबा है, चाहे वो लेबॉर्ट्री है, चाहे वो क्लिनिक्स है, चाहे आपके, यहाँ तक कि अब तो लोग घरों वगैरह में भी अपनी आसानी के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कि वो आपकी बॉडी में क्या कहते हैं थर्मोमीटर फिक्स कर देते हैं। यानी कि आपकी टंग के नीचे थर्मोमीटर लगाते हैं आपके घर वाले, और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इजीली मैयर हो जाता है। तो यहाँ तक तो हो गया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपके घरों में भी मैयर हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल की जो फील्ड है, जैसे कि लेबॉर्ट्री है, क्लिनिक्स है, वहाँ पर भी थर्मोमीटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब आपने जो देखना है कि थर्मामीटर में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा लिक्विड थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी। ठीक है। टेम्परेचर इन द रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, कि टेम्परेचर का जो रेंज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ऑलमोस्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉयल्स कहाँ पर हो रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो था पेज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, और पेज नंबर 172 और पेज नंबर 173 तक जो हमने कवर अप कर लिया। पेज नंबर 174 तक जस्ट न्यूमेरिकल्स थे। और अब मैंने आपको ये बताना है कि जो हमने ये स्केल्स पढ़े हैं ना, चाहे सेल्सियस के हवाले से, चाहे फ़ारेनहाइट के हवाले से, या केल्विन के हवाले से, या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये सारी कन्वर्जन जो है इसके जो फार्मूले मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाए हैं, आपने अपनी बुक पे इसको नोट डाउन करना है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपके जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, आपके यूनिट नंबर 8 है, थर्मोडायनेमिक एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला। ये यूनिट नंबर 8 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो न्यूमेरिकल्स लाजमी आते हैं, और न्यूमेरिकल जिस हिसाब से यही पूछे जाते हैं, कन्वर्जन के तरीके से पूछे जाते हैं कि जी हमें ये बताओ, आपके पास सेल्सियस दिए गए हैं, तो ये बताएं कि जिसमें फ़ारेनहाइट हम इसको कैसे निकालेंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, कि करवाने चाहिए, तब जाके आपका न्यूमेरिकल ठीक होगा। दूसरी बात ये, इस चैप्टर को जो है हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्मोमीटर वाला जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आता है। तो आपको मैंने जिस लिहाज से ये पढ़ाया है, और जिस तरह मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वैसे जो है आपको आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने लेक्चर जो है इसको कवर कर लिया। तो मैंने आपसे आज आपके टॉपिक में जस्ट थर्मोमीटर जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया, थर्मोमीटर की डेफिनेशन, थर्मोमीटर की टाइप्स, थर्मोमीटर के जो है थर्मोमीटर के टाइप्स पढ़ लिया, थर्मोमीटर के यूजेस पढ़ लिए, कि और हमें ये बता दिया कि थर्मोमीटर में क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने कवर कर ली। तो आज का लेक्चर जो हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।